जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, इस लायक समझा कि आपने कि मैं ये सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच। एंड सारी संगत को जय गुरु जी। मैं कहाँ से शुरू करूं? गुरु जी के बारे में बात करनी बड़ी कठिन हो जाती है क्योंकि गुरु जी हैं ही ऐसे। मैं गुरु जी के पास 2003 में आई थी पहली बार और मैं मतलब मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। मतलब कि आप समझिए कि फ्रॉम लूजिंग माय फादर एट अ वेरी अर्ली एज, देन गेटिंग, मतलब फिर उसके बाद शादी हुई तो मेरी शादी सिर्फ 9 साल रही और 2 बच्चे हुए। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई जब बच्चे 2 साल और 4 साल के थे। तो उनको मेन आर्टरी में क्लॉट आ गया था ब्रेन में, तो वो कोमा में चले गए थे। 1 महीना कोमा में रहे और फिर उसके बाद बस वही जो राइड शुरू हुई कि भी बच्चों को बड़ा करना है, कैसे इनको आगे बढ़ाना है। और जो मेरा छोटा बेटा है, ही वॉज बॉर्न विद एकॉन्ड्रोप्लेसिया, जिससे होता है कि बोन्स नहीं ग्रो करती। तो बोन्स नहीं करती तो उसके साथ सारी बोन ग्रोथ की प्रॉब्लम्स थी। और धीरे धीरे जैसे बढ़ा तो हमें ये भी पता चला कि उसकी एक लर्निंग डिसेबिलिटी भी है। तो जो इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन में जाती है वो प्रोसेस नहीं हो पाती और वो स्पीच और राइटिंग में नहीं आती। तो ये सब चीजें हो रही थी। फिर कैसे तैसे, मतलब आप समझिए कि पैसे की, प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, सब चीजों की तकलीफें आ गई थी एक ही बार में। और बीमारियां। तो मेरे बेटा जब ये 12-13 साल का हुआ तो इसका एक कार एक्सीडेंट हो गया घर के सामने। किसी बच्चे ने इसके ऊपर रिवर्स कर दी थी गाड़ी और इसको हमको एम्स में रखना पड़ा। सब कुछ, काफी कुछ हुआ 6 महीने तक। मैं वापस आई तो आई वाज डायग्नोज्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिससे मेरी बड़ी इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं। कुछ लगा रहा और मेरे को फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और स्टेरॉइड्स और पता नहीं क्या कुछ देना पड़ा। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि एक गुरुजी हैं, तुम चलोगी? तो मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा ऐसे समय में, मतलब शुरू से यही था कि जब भी ऐसे कोई होता था, कोई ना कोई महापुरुष आके मेरा हाथ तो पकड़ ही लेता था। तो मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई थी कि भी मैं सही जगह पे हूँ। मतलब मिलता था कुछ ना कुछ, डेफिनेटली हर महापुरुष कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। बट आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, तो गुरुद्वारे जाना कुछ समझ ही नहीं आती थी कि कैसे करूं। तो इनके पास, इन्होंने कहा चल मैं आपको एक गुरुजी के पास लेके चलती हूँ। मैंने कहा चलो किसी महापुरुष के आशीर्वाद तो मिलेगा। तो वो मुझे एम्पायर स्टेट लेके गए। तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पहुंच गई। गुरुजी ने सीधे आके पूछा कित्थों आई? मैं कहा गुरुजी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तो। कहने कोई फ्रेंड नहीं। मैं कहा नहीं गुरुजी। अच्छा आजा बैठ जा, की चाहिए? ऐसे गुरुजी मेहर चाहिए। कहते हो गई। मेरे को तो भी कुछ समझ नहीं आई। हम बैठे रहे। फिर उन्होंने, गुरुजी ने मेरे साथ जो वो तब सत्संग जो होते थे कि जैसे आजकल माइक लेके होते हैं वैसे नहीं होते थे। वो जो 2-4 लोग बैठे होते थे, एक ग्रुप बन जाता था, जिसके कानों के लिए वो सत्संग होता था वही सुन पाते थे। तो मेरे साथ गुरुजी ने करवाया, एक तो सिंगला अंकल का करवाया सत्संग और एक जनरल मल्होत्रा का। और उन दोनों के बड़े पावरफुल सत्संग हैं। तो मैं सुन के पहले तो यही सोचा, मैंने कहा ये गुरुजी ऐसी बातें क्यों करवा रहे हैं, खुद क्यों नहीं बताते, इनके ये लोग क्यों बता रहे हैं। खैर सुना के मैं गई। फिर मेरा बड़ा मन हुआ, एक पुल सी थी कि मेरे को वापस जाना है। तो मैंने दोनों बच्चों को अगले हफ्ते लिया। मैंने कहा कि चलो मैं लेके जाती हूँ। तो यहाँ से ड्राइव करते हुए मेरे को एम्पायर स्टेट का कुछ आइडिया भी नहीं था, पर मैंने जाके गाड़ी पार्क करी और मैं सोच रही हूँ कि हम गलत जगह आ गए। जैसे ही हम गेट पे पहुंचे और सोच रही हूँ कि गलत जगह पे हैं, और सिंगला अंकल आके मुझे कहते हैं आओ आओ आंटी, आपको वेलकम करने आए हैं। ठीक है, तो भी कुछ समझ नहीं आए कि ऐसे भी गुरुजी करते हैं। दोनों बच्चों को लेके गई, मत्था टेका, बैठे गुरुजी की वहां पर
इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर होता था। एक तो शब्द चलते थे, तो मेरे जो मतलब शब्द के साथ जो कनेक्शन जो गुरुजी के साथ हुआ, मेरा कभी कहीं पर भी नहीं हुआ। वो शब्द जो थे ना, जैसे अंदर अंदर एक एक शब्द रम जाता है। और गुरुजी ने मतलब गुरबानी के साथ हम सबको जोड़ा है, और वो गुरबानी सुना सुना के, कोई उन्होंने हमें मेडिटेशन वैसे नहीं करवाई, कभी उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा कि ये करो, ये डूज है, ये डोंट्स है, बस इत्थे आया करो आके। और वो उन्होंने एक डिसिप्लिन के साथ हमें गुरबानी सुनने की आदत डाली। और गुरबानी में इतनी शक्ति है कि आपको वो अंदर बाहर से साफ करती है और आपको पूरी गाइडेंस देती है। कहते पूर्ण गुरु वही होता है जो आपको अंदर से रिफॉर्म कर दे। और आप मानोगे नहीं कि भी अंदर से जो रिफॉर्म ये आया कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, इसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, ये प्रॉपर्टी नहीं मिली, वो पैसे नहीं है, ये बिजनेस नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बीमारी है, आप अंदर से एक तरीके की एक शांति आ जाती है, जिसको हम पीस कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि वो मन में उबड़ बुबड़ एक ठहराव सा आ गया, एक मतलब एक एक्सेप्टेंस आ गई कि यही जिंदगी है, इसको ऐसे ही जीना है, जो भी मिला है। और इतनी मतलब उनके पास जाने से वो एक अंदर डिवाइन फ्रेग्रेंस आनी, गुरुजी ने शब्द सुनाने तो अंदर अंदर तक रम जाते थे शब्द, तुम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते थे, आंख भी बंद हो जाती थी। और बस ऐसे ही आना जाना गुरुजी के साथ शुरू हो गया और बहुत आनंद आता था। उन्होंने बाकी संगत को कभी वो दिन बांध देते थे कि हफ्ते में एक बार आओ, मेरे को उन्होंने कभी नहीं बोला कि इस दिन आओ या उस दिन आओ। हमेशा मेरे को बस ये डांट जरूर लगाते थे, तू पुरानी संगत, तू जाके पीछे बैठ। मेरे को समझ नहीं आती, मैं तो अभी आई हूँ, मेरे को पीछे बैठने को क्यों कहते हैं, क्या पता। फिर किसी ने ऐसे बोला कि गुरुजी कहते थे कि कोई उनकी ऐसी भी संगत है जो उनके साथ 16वीं सदी से जुड़ी हुई है। पता नहीं कौन सी संगत है, क्या है, कैसे है। और मेरे बेटे अर्पण को उन्होंने हमेशा मेनका गांधी बैठाती थी अपने पास। इसकी स्पीच उस समय काफी गार्बल्ड होती थी, इसकी समझ नहीं आती थी। वो क्रिकेट मैच के बारे में बताना चाहता था और हमको समझ नहीं आती थी वो कह क्या रहा है। उसकी एक एक वर्ड जो था वो हमें समझ आता था। वो ऐसी बातें वो मेनका के साथ करता था, और वो शायद गुरुजी उसकी वो सब चीजें क्योर ही कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आती थी। वो बैठी रहती थी और जब वो नहीं आता था तो मेरे से पूछती थी मेरा फ्रेंड नहीं आया। और ये गुरुजी का तरीका था उसको अपने पास बिठाने का। और वो आज भी गुरुजी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है और गुरुजी की बड़ी बड़ी मेहर है। और धीरे धीरे हम लोग रेगुलरली आते गए। कैसे अर्पण की मैं अब बेटे की जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ कि अर्पण का चलना 5 साल के बाद हुआ। फिर इसको हमने कैसे तैसे, मैं श्री राम स्कूल में इन्होंने लर्निंग सेंटर जो था वो पहला बच्चा यही था तब शुरू करा। मैं पीछे पड़ी रहती थी कि शुरू करो शुरू करो। तो खैर इसका जब हम गुरुजी के पास आए तो ये तब श्री राम में ही था। तो ऐसा हुआ कि जब इसकी क्लास 10 होने लगी तो मैंने कहा था ओपन स्कूल से करवा दो। तो स्कूल वालों ने किसी वजह से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको स्किल ट्रेनिंग चाहिए। इसका बहुत मन था कि मुझे वो करना है, स्कूलिंग करनी है। तो मैं गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे स्कूल ने मना कर दिया है, तो आप बताओ कि कैसे करना है, प्राइवेटली करा ले। मैंने कहा बैठी थी, गुरुजी मैं जाती हूँ स्कूल, इसके लिए मैं बात करती हूँ। गुरुजी कहते नहीं, तेन क्या है ना, प्राइवेटली करा लो। जो हुक्म गुरुजी। मेरे को समझ ही नहीं आई कि कैसे इसको प्राइवेटली कराऊं, कैसे इसकी फादर एग्नल में पता चला ओपन स्कूल की क्लासेस होती हैं, कैसे किसी ने बात करी। एक संगत में जो भी थे किसी ने कहा आप इनसे बात करो। मैं क्या बात करूं। यू वोंट बिलीव इट कि मेरे को वहां से फादर का फोन आया कि आपके ना किसी का फोन आया है, आप मेरे को आके मिलिए। मैं आके मिली तो उन्होंने बोला कि आप इस बच्चे के लिए क्या चाहते हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा एक आप इसके लिए राइटर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ये भी कोई छोटी सी बात है। तो इसको राइटर मिला। कैसे कैसे इसको राइटर्स मिलते गए, कैसे इसने 10वीं पास करी। फिर वापस हम श्री राम गए, कहते मेरे को वापस जाना है। फिर हमने 12वीं के लिए इसको श्री राम में क्लासेस कराई। 12वीं के लिए भी राइटर्स मिले। कैसे इसकी 12वीं भी करा दी गुरुजी ने। और कैसे कैसे इसको कोई एक बार इसको कोई अवार्ड मिला और हम वहां से सीधा स्कूल से इधर बायर स्टेट आए और कोई गुड सिटीजनशिप या कुछ ऐसा अवार्ड था।
और गुरुजी वहां पर वो अपनी साइड बोर्ड पे बैठे हुए इसको देख के वही इतने प्यार से देख के कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड। और मतलब मैंने कहा गुरुजी इसको भेज दूं, ये थका हुआ है। कहते हाँ भेज दे। फिर मैंने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कैसे गुरुजी ऑर्गेनाइज भी करा देते थे, आपको कौन छोड़ने जाएगा घर, कौन कोई एक अंकल पटेल नगर के कीर्ति नगर रहते थे, उनको कहा गया कि पहले इसको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी छोड़ो फिर आ जाना। एक एक चीज का गुरुजी ध्यान रखते थे। और जैसे अभी रघुराय अंकल ने भी बताया कि गुरुजी कुछ संगत को बाद में भी बिठाते थे। हम लोग वेट करते रहते कि हमको बैठने की वैसे मतलब मिले हमें अपॉर्चुनिटी, पर गुरुजी के साथ हमने लंगर करना, लंगर करके बाहर हाथ धोने जाना, फिर सारे लाइन में लग जाते थे आज्ञा लेने, हम जाके पीछे जाके बैठ जाना कि गुरुजी के पास आज बैठेंगे। और गुरुजी की नजर से चलो उठो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले चलो। मैंने कहा कोई और होएगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला, मैं तो नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद रोड़ा आंटी चलो, हो गई ब्लेसिंग। एंड फिर ऐसे होता था कि गुरुजी को पता था कि मैंने अकेले ड्राइव करना है और अपने आप जाना है, तो हमेशा मतलब पूरा ध्यान रखते थे। ऐसे ही अर्पण का फिर आगे बताती हूँ कि कैसे फिर हमको समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर मैंने कुछ इसको म्यूजिक का करवा, कभी कुछ करा म्यूजिक में, फिर कोई इसकी म्यूजिक कंपोजिशन का कोर्स कराया। उन्होंने बोला ही इज वेरी गुड एट मिक्सिंग म्यूजिक, व्हाई डोंट यू आस्क हिम टू बिकम अ डीजे। तो हमने किसी डीजे को बुला के करा। वो कहता जी आंटी ये बहुत अच्छी मिक्सिंग करता है, डीजे भी बन गया। फिर भी समझ नहीं, कोई रूटीन नहीं, इतना कोई लंबा काम नहीं मिल रहा था। कुछ करे इसने काफी सारे इवेंट्स, फिर समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर कैसे गुरुजी ने फिर इसको एक दिन एक एड आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग सीट्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, तो फॉर अ ग्रेजुएशन प्रोग्राम। दोनों माँ बेटा थैला उठा के चल दिए, वहां जाके फॉर्म फिल कर दिया जी, उसका नंबर आ गया। उन्होंने कोई कॉलेज दे दिया हमको, कोई क्या कहते हैं करोल बाग का। तो मैं बाद में कि मैंने कहा मैंने तो यहाँ इतनी दूर भेजना नहीं है, कैसे जाएगा कैसे जाए करेगा। तो मैं फीस तो जमा करा दी, पर मैं वापस मैंने कहा मैं नहीं भेजूंगी। फिर उनसे मैंने बात करी जो कर रहे थे पूरी टीम, तो कहते हैं जी आप लास्ट डे आइएगा। लास्ट डे गए, बैठे रहे। काफी देर बाद एक सरदार जी थे, उन्होंने बोला आजा बेटा तू भी, अर्पण तेरा भी कुछ करते हैं। कहते अच्छा बेटा तूने कहाँ जाना है, टीएवी कॉलेज जाएगा कि डीसीएसी जाएगा, चल तेरे को ना हम कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भेज देते हैं। ठीक है जी, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो उन्होंने ओके फॉर एडमिशन करके हमें भेज दिया, उठा के ले गए। वहाँ प्रिंसिपल से पूछा, मैंने कहा जी वहाँ पर कौन सी वोकेशन में डालें, समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा रिटेल वगैरह में ही डाल देते हैं, कोई शायद दुकान कर लेगा। तो प्रिंसिपल अगेन गाइडिंग मी कि नहीं ये मैथ्स नहीं कर पाएगा। मैंने सारी सीट्स बंद कर दी हैं टूरिज्म कोर्स में, बट इसके लिए मैं एक सीट खोल रहा हूँ। इसको जी बीए टूरिज्म का कोर्स मिला। अब जो भी इसके सेमेस्टर्स होते थे ये तो लिख पाता नहीं था, हाँ बट यस ही वाज एक्सपीरियंसिंग क्लासेस एंड व्हाट कॉलेज लाइफ इज। तो अब कैसे कैसे क्लासेस के वो लिखने होते थे प्रोग्राम। अब माने कि गुरुजी कैसे इसकी सुनते थे। एक दिन मैं बड़े मंदिर आई तो एक आंटी ने आके मेरे को बोला नीना आंटी मेरे ना बेटे ने टॉप करा है बीकॉम में। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आप उससे पूछिए मेरे को एक काम है वहीं बड़े मंदिर में। तो बोले क्या काम है, मैंने कहा वो अर्पण के पेपर्स लिखेगा। नाउ ही इज अ बीकॉम स्टूडेंट एंड हाउ ही यूज्ड टू पिक अप, इतनी शिद्दत से। वो करण बच्चा जो है, मैं कहती हूँ उसको गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि उसने इसको पिकअप करना, इसके पेपर्स लिखने, इसको पास कराया, इसको ग्रेजुएशन कराने वाले गुरुजी थे, मीडियम उसको बना दिया। अब ये नहीं कि ग्रेजुएशन से ये कोई बन गया, बट एक एक्सपीरियंस, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि वो कर सकता है। ग्रेजुएशन हुई, फिर हम इसके लिए कोई काम ढूंढ रहे थे, किसी के ऑफिस भेजती रही, 1-1.5 साल वहां जाता रहा। फिर कैसे ये सिलेक्ट सिटी मॉल में इसको बात करी, वो भी गुरुजी की मेहर से ही हुई। और फिर इसको वो अर्जुन अंकल के रिसेप्शन पे बिठाया गया और वो बहुत खुश था। उन्होंने बहुत इज्जत दी है, बहुत मान दिया है इसको, और इतना खुश रहा है वहां पर कि इसका रूटीन बन गया और इसको काफी कॉन्फिडेंस आया, लोगों को मिलता था, इंट्रोड्यूस कराता था, छोटे छोटे एरेंड्स करता था। अब ये खैर लॉकडाउन में अभी नहीं जा पा रहा, तो 8-9 महीने से घर पे ही है।
और गुरुजी कुछ ना कुछ आई एम श्योर आगे कराएंगे। नाउ आई विल कम बैक टू माई डॉटर सत्संग। तो जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो माई डॉटर हैड जस्ट फिनिश्ड स्कूल, तो उसकी जो परसेंटेज थी तो हमने कहा कि उसको जैसे सब बच्चों को होता है, मुझे तो साउथ दिल्ली का वो चाहिए कॉलेज, कोएड चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने तो पहली बार गई थी, मैं गुरुजी जो इसके लिए अच्छा हो वही करवाना। तो इसको वेंकटेश्वर में सोशियोलॉजी ऑनर्स का कट ऑफ इसका सूट कर रहा था। हमने जाके फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भर के हम वापस आ गए हैं। तो वो जब एडमिशन कराने गए तो उन्होंने कहा जी नहीं, इसकी तो 2 इंग्लिश है, हम नहीं कर पाएंगे। वापस गए जी कि क्या हो गया, ये तो गुरुजी कहते थे सब कुछ हो जाता, तो ये तो हुआ ही नहीं। हाउ द होल थिंग वाज कि इसके लिए वो चीज ठीक नहीं थी। फिर कैसे इसको किसी ने बोल बोल के करवाया कि नहीं, आप मीडिया के लिए ये आईपी कॉलेज में एक सिलेक्शन एग्जाम होता है, 30 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लिए जाते हैं, तो एक रिटन एग्जाम है। कहती मुझे तो होता ही नहीं। फिर इसने कर करा के एक क्लियर किया, दूसरा क्लियर किया और तीसरा इंटरव्यू था। और जो लड़की इतनी वो अड़ी हुई थी कि मेरे को जाना ही कोएड में है, मेरे को साउथ दिल्ली जाना है, ऑल वुमेन कॉलेज, और अग्री कर गई कि मेरे को नहीं करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है। और इन द मीन टाइम वेंकटेश्वर वालों के पास हम प्रिंसिपल को मिलने गए कि चलो इसको पास कोर्स में ही कर दो। तो उन्होंने ओके फॉर पास कोर्स किया और मैं बाहर किसी क्लर्क के पास आई हूँ, उनके आपकी बात होगी प्रिंसिपल से? मैंने कहा हाँ। उसने मेरा फॉर्म लेके ओके फॉर सोशियोलॉजी ऑनर्स कर दिया। हाउ दिस होल थिंग हैपेंड वाज अगेन, आई मीन गुरुजी ने कुछ तो करवाया। सो ये तो गुरुजी की हमारे की एक्सपीरियंसेस हैं, कितने कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं। आगे आकृति का ग्रेजुएशन हो गई, फिर उसकी आगे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन करानी, उसको एनआईडी में जाना था। मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने एनआईडी करनी है, हो जाऊगा। और जब नहीं हुआ तो मैं कहूँ नहीं हुआ। कैसे किसी में से बोल बाल के इसका फिल्म इंस्टीट्यूट में हुआ, वहां पर ये 2 साल वहां रही, तभी गुरुजी ने मां समाधि ली और उसके बाद इसकी अच्छी जॉब्स लगती रही। तो एक जॉब में इसका ट्रैवल था ऑल इंडिया विद अ शेफ, रोटी रास्ता इंडिया, और ये जा रही थी विद अ टोटली बॉयज टीम। एंड ये लोग रोहतांग पास पे, इसका मेरे को फोन आता है कि मम्मा मेरे को पता नहीं अब नेक्स्ट कब होगा, क्योंकि हम ले जा रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम मैं आपसे कब बात कर पाऊंगी। और रास्ते में उस दिन सुबह पहुंच के कहा हम पहुंच गए हैं। तो सुबह जब बात हुई, कहती मम्मा आई हैव टू टेल यू दिस, कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे, वहां ना चिड़िया, ना पेट्रोल पंप, ना कुछ, ना मैगी जॉइंट, ना कुछ। और पहले तो बड़ा अच्छा लगा, पर थोड़ी देर बाद हम लेट भी थे, हम जहाँ जिस टाइम पे पहुंचना था पहुंच भी नहीं पाए। 2 इनोवास थी, दोनों में सामान भरा हुआ है। तो एक इनको रास्ते में एक टायर मिलता है, तो उनका ड्राइवर कहता है मैं ये मैडम टायर बांध लूं? इसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है अच्छा रख लो। फिर कहती है कि हम लोग धीरे धीरे आगे गए तो हमारी गाड़ी का एक फ्लैट टायर हुआ, स्टेपनी थी, बदल ली। फिर दूसरी गाड़ी का हुआ, उसने भी स्टेपनी बदल ली। तो धीरे धीरे वो कहते स्लीट हो गई, तो डर लग रहे थे, गा रहे थे बच्चे गाते गाते धीरे धीरे, ताकि मोराल सबका ठीक ठाक रहे। और ये पहुंचे, दे हैव द सेकेंड फ्लैट टायर। ना सेकेंड फ्लैट टायर जहां पर आपको पता ही नहीं कि कोई हेल्प मिल सकती है ना कुछ मिलेगी। तो आप ये मानिए कि वो टायर में हवा थी और वो इनोवा का ही टायर था, जो बदल के ये बच्चे वहां ले पहुंचे। और सुबह मैंने इसको इतना बोला, मैंने कहा कि गुरुजी की मेहर है, और आप ना कभी कोई गुरुद्वारा या कोई मंदिर मिले तो एक मत्था जरूर टेक देना। तो फोन नहीं आ गया मेरे को 11 बजे, मम्मा यहाँ पर एक गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने कंधा लगा के एक स्टोन को रोका था, और हम लोग इस गुरुद्वारे में आए हैं। मैंने मत्था टेका है, और वहां पर वो सेवादार पूछते हैं चाय प्रसाद पियोगे? उन्होंने कहा हाँ जी। और कहती है वो चाय प्रसाद आया, एंड वी वर engulfed in Guruji's fragrance, we were totally engulfed in Guruji's fragrance। और इसको तो पता है कि गुरुजी क्या है, बाकियों को तो पता भी नहीं था। So this was her, protection, that Guruji not only protects you as a family but each one of you। अगर उनके ऊपर छोड़ो तो वो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आती, सब कुछ आता है, पर उसको वो सहने की ताकत भी देते हैं। बस ये है कि आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओ, इधर उधर मत भटको, बस गुरुजी से
मांगो और आपको पूरे मैसेजेस मिलते हैं। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, सब आपको अपने आप मिलता है और गुरुजी अपने आप आपके अंदर का सफाई करते हैं। कहते हैं पूर्ण गुरु वो होता है जो आपको अंदर से शांत करता है, और गुरुजी ने हमें सबको इतना शांत और इतना मतलब एक्सेप्टिंग बना दिया है, इन सरेंडर दैट यू कैन नॉट टेल। नाउ ये बेटी की शादी का सत्संग, बच्चे मर्जी से शादी कर रहे थे, हमने वो करनी है कोर्ट मैरिज, अपने आप बोले हमने गुरुद्वारे में करनी है, ठीक है। हमने बुक करा यहाँ पर जाके दमदमा साहिब गुरुद्वारा, विद ऑल ऑड्स, क्या कुछ उस टाइम हो रहा था। तो खैर नहीं का दिन आया तो सब कुछ कैसे गुरुजी ने केटरर भी लाके दिया, कितना बेस्ट केटरर, मैं कहूँ कि ये नहीं रखना वो नहीं रखना, कहता है आंटी तो आप रहने दो ना, मैं सब कुछ रखूंगा। उसने क्या केटरिंग करी, कैसे कैसे उसके लोगों ने जाके सबसे पूछा, खिलाया पिलाया, और क्या डेकोरेशन करा दी गुरुजी ने, कैसे इसके सब काम हुए। When I had just come out of hospital, तब मैं अपना बाद में बताऊंगी। तो इसकी जब शादी के फेरे होने लगे तो इन्होंने, जब वो लामा पढ़ते हैं तो बस वो थोड़ी सी पढ़ के वो रुक गए, कोई आगे बढ़े ही ना। तो लामा रोक दिया गईया जी क्या हो गया, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आई। तो फिर जी उधर मीटिंग हो रही है, जी यहाँ तो कर ही नहीं सकते, ये तो हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, आपकी सिख शादी है, आप सिख फैमिली में से हो, आप हिंदू के साथ शादी कर रहे हो, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम मिक्स शादी नहीं करते, ये नहीं करते। मैं कह रही कि मैं तो सब कुछ आपको आधार कार्ड भी दे दिए, बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज आई बिकम अ हिंदू, और ये मेरी सब चीजें हैं, लड़का हिंदू है तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो एनीवे हम इधर उधर आधा पौना घंटा इधर उधर, लड़का कहता है जी आप रहने दो, सबको खाना खिलाओ, होती रहेगी शादी। बड़ी टेंशन में, समझ ही ना आए कि क्या करें, गुरुजी क्या इम्तिहान ले रहे हो। मेरी एक कजन है, उन्होंने बोला कि भाभी, मैं उनको भी गुरुजी के पास लेके गई थी, और सडनली की गुरुजी की फोटो लेके उन्होंने मेरे को बोला मैं ये गुरुजी की फोटो वहाँ ग्रंथ साहिब के पास रख दूं। अब आपको पता है कि गुरुद्वारे में कोई ऐसी फोटो कुछ नहीं अलाउड है। उसने चुपचाप जाके वहां पर चढ़नी में गुरुजी की फोटो रखी, अपने आप कैसे उन्होंने बोला जी अपना आधार दिखाओ। मेरा आधार देखा, वहां कोई कौर नहीं था, निश्चिंत अरोरा था। उन्होंने वो देख के कहते अच्छा अच्छा करो 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 करो। उसी गुरुद्वारे में फेरे हुए, गुरुजी की फोटो रखी गई, गुरुजी के इर्द गिर्द फेरे हुए, और गुरुजी ने ब्लेस करके दोनों बच्चों की ठीक ठाक शादी करी। ठीक ठाक क्या, बहुत बढ़िया शादी करी। और अब मेरा ये है कि मेरे को बहुत सारी मेडिकल इश्यूज भी आई हैं, कैसे गुरुजी बचाते हैं, हर चीज में बचाते हैं। एक एक बार मतलब कि आई हैड अ ब्लैडर ट्यूमर, आई हैड, मतलब मैं तो भूल भी गई हूँ कि क्या कुछ हुआ है। जो लास्ट में अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद, तर्पण के एक्सीडेंट के बाद मेरे को बस स्टेरॉइड्स पे थी। तो जब गुरुजी के पास लंगर खिलाते थे तो मैं ठीक रहती थी, दवाइयाँ खूब खानी पड़ती थी, पर गुरु डायबिटिक थी, इंजेक्शन लगते थे। गुरुजी मिठा इन्ना खिलांदे सी तो वो खा खा के हम फिर भी ठीक ठाक चलते फिरते रहते थे। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी कम नहीं हैगा, गुरुजी कहते साडे कोल केड़ा। और मैं वाकई में सोचती थी कि वाकई में गुरु सबका चलता है तो मेरा भी क्यों नहीं चलेगा। और वाकई में आज तक कैसे गुरुजी चलाते हैं वही जानते हैं, चाहे काम हो चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने मतलब ये है कि तंगी जरूर आती है, बट खाना तो मिल ही जाता है, बहुत बढ़िया मिलता है, इज्जत मान से रखा हुआ है। और फिर गुरुजी ने मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि भी गुरुजी की समाधि के बाद कि वो मेरी लार्ज इंटेस्टाइन, उन्होंने कहा कि ये कैंसर बन जाएगा, आपको रिमूव करानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कराऊंगी, ये इंजेक्शन दे महंगे महंगे 1.5 लाख के, वो भी लगा, ये भी कर वो भी कर। और कैसे गुरुजी ने, अनदर मेन सत्संग इज, गुरुजी ने मेरे को एम्स में एडमिशन कैसे दिलवाई, अगेन थ्रू संगत। मेरा कोई जान पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने मेरे लिए कैसे बात करी दैट आई गॉट अ रूम इन एम्स एंड द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स टू ट्रीट मी, कि कैसे कैसे उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट करी। और कैसे मतलब कि मेरे को ये हमेशा रहता है कि गुरुजी का 7 नंबर है, तो 7 नंबर इज वेरी लकी फॉर अस। तो मेरे को जो पहला बेड मिला जो आईसीयू का था वो भी 7 था, उसके बाद जो रूम मिला वो 1006 वो भी 7 था। देन जब मेरा सर्जरी हुई, व्हेन दे रिमूव माय कोलन,
आई वो सुबह जब नींद खुली है तो उन्होंने बोला बेड नंबर 7 के रिलेटिव्स को बुलाओ। तो देख रही हूँ बेड नंबर 7 कौन सा, उस पर भी मैं बैठी हुई हूँ। 1 महीना पूरा रही। जब डिस्चार्ज होना था तो इट वाज 6, सारी डिस्चार्ज समरी बन गई, सब कुछ हो गया। आई हैड मेजर प्रॉब्लम्स अगेन एंड देन वो डिस्चार्ज भी 7 तारीख को हुई। So anyway, the first surgery happened and I got used to, you know, having an external bag for the waist. तो वो सब हो रहा था तो फिर किसी ने ऐसे ही बताया कि you can, try and get another construction done inside, जो आपका J pouch बन जाएगा तो things might become easier. तो जैसे गुरुजी की इच्छा मैं चली गई। मैंने कहा सेकेंड सर्जरी भी करा लेते हैं। जो सेकेंड सर्जरी कैसे हुई, कैसे गुरुजी ने मेरे को सारा मतलब संगत को साथ साथ रखा, कैसे मेरे को वहां पर अगेन एम्स मिला, डॉक्टर्स ने करी सर्जरी। पर वो सर्जरी के बाद मतलब मेरे को वापस आई घर, फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया जिसकी वजह से मेरे को पोटेशियम लो, सोडियम लो, मतलब हर चीज, आई मीन किडनीज पे इफेक्ट आ गया, बहुत कुछ लंग्स पे आ गया। तो वो कैसे उन्होंने मेरे को रिवाइव करके विद इन अ मंथ कैसे मैं वापस आई हूँ विद नो स्ट्रेंथ, नथिंग एट ऑल। एंड आज गुरुजी मेरे को सब काम करवा रहे हैं। ठीक है, देयर आर प्रॉब्लम्स, आई हैव एन एक्सटर्नल पाउच, आई स्टिल डोंट live a normal life, I still am diabetic, I still have a lot of issues, but गुरुजी की मेहर और गुरुजी का हाथ होना एक बहुत बड़ी देन है। एंड ये आपको मतलब कि मैंने सब चीज देखी है, पर जो गुरुजी के यहाँ आनंद है ना, कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, वो सब कुछ आपको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, आपको आगे ले जाते हैं, आपको सब रास्ते बता देते हैं। उन्होंने नहीं कहा कि ये पाठ करो, आपको अंदर से आवाज आती है कि आपको ये पाठ करना है, आपको अंदर से लगता है कि नहीं हमको कीर्तन सुनना है। और वो जो आनंद है ना सत्संग सुनने का, उन्होंने नहीं कहा कि आप जोर जोर से गाओ, उन्होंने नहीं कहा कि आप मेडिटेशन करो, उन्होंने नहीं कहा कि आप कुछ भी करो, बस उन्होंने आपको अंदर से पूर्ण तरह से शांत किया है और एक रास्ता दिखाया है कि जीवन जीने का। और ये बहुत बड़ी शक्ति है और उन्होंने हमें हर चीज दी है। और आई मीन उनका साथ होना, मैं कहती हूँ हमारे कोई बहुत ही अच्छे कर्म होंगे जो हमको इनके दर्शन हुए और इन्होंने हमें आगे बढ़ाया। मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्या अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से गुरुजी के दर्शन हमें हुए हैं। उन्होंने हमें अपने साथ रखा है कि कैसे कैसे, मतलब वहां पर सारी हुज हू ऑफ दिल्ली जाती थी और उसमें से हम भी थे जो कुछ भी नहीं है, बट उन्होंने हमें इक्वल उसमें बिठाया। और मेरा फेथ भी तभी हुआ जब मैंने अरुण शौरी अंकल को देखा। और मैं पहले फिकी में काम करती थी तो मेरे को लगता था कि ये लोग भी आते हैं यहाँ पर, तो वो भी गुरुजी के चरण दबाते हैं, अरे इसमें कुछ तो होगा, कुछ तो क्या बहुत कुछ है, मानो तो बहुत कुछ है। आपकी छोटी छोटी बात के वो मानते हैं। चाहे वहां पर एक बार मैं फूल लेके गई थी और मेरे को क्या डांट लगाई थी कक्कड़ अंकल ने कि यहाँ पर फूल अलाउड नहीं है, तो मैं चुप करके वहीं बाहर एम्पायर स्टेट की खिड़की में छोड़ आई थी। और आप मानोगे नहीं, सारे रास्ते मेरी गाड़ी में वो मोगरे के फूलों की खुशबू आती रही और वो गुरुजी ने एक्सेप्ट करे बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। और हर चीज में कहाँ कहाँ दर्शन कराते थे, कैसे कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज कराना। लास्ट शिवरात्रि पे मैंने बार बार कहन 100 बंदा लेके आई, 100 बंदा लेके आई। मैं जी खड़ी हो जाना कभी किस जगह कभी किस जगह कि चलो मेरे गुरुजी हैं, चलो। सारी सहेलियां नू लेके आई, कोई भी नहीं जाने को तैयार, जिसको भी बोलूं कोई भी नहीं जा। फाइनली गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी तुसी जानो, तुहाडा काम जाने, मैं तो बड़ी कोशिश कर ली, कोई नहीं आंदा। ठीक है, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो आफ्टर गुरुजी टुक महासमाधि, तो अब मानोगे नहीं कि जिससे भी बात करी, और मेरे को कहते थे, जिसको भी कहना होता ना, इसको बड़े मंदिर लेके आई, इसको बड़े मंदिर, ऐसे इशारा कर देते, इसको बड़े मंदिर लेके आई। तो जिससे भी बात करी गुरुजी के पास वो गए। अब 100 उन्होंने जोड़े कि 500 जोड़े कि 1000 जोड़े, ये गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने क्या सेवा लेनी थी, कैसे लेनी थी, किस वजह से लेनी थी, ये तो वही जानते हैं। बट ये है, गुरुजी को प्लीज मानो और गुरुजी का कीर्तन सुनो, उनकी डिसिप्लिन में रहो, इधर उधर मत भटको,
बातों में मत आओ। गुरुजी बातें नहीं करने देते थे, और बातें अपने आप आपको आंसर्स मिलते हैं, अपने आप आपको सारे आपके रिजॉल्व हो जाते हैं इश्यूज, आपको रास्ते मिल जाते हैं। अगर आपके लिए नेम फेम है तो आपको जब आपको मिलनी होगी तभी मिलेगी। उनके ऊपर तो छोड़ के तो देखो कि कितना कुछ देते हैं, कब उन्होंने देना है, कैसे देना है, वो तो वही जानते हैं ना। मतलब कि ये इतनी बड़ी शक्ति आप मान भी नहीं सकते कि आपको उनमें गुरु नानक दिखते हैं तो गुरु नानक मानो, उनको शिव जी दिखते हैं तो शिव जी मानो, कृष्ण भगवान दिखते हैं तो कृष्ण भगवान मानो। तो जो भी चीज है ये बहुत बहुत ही ऊंची और बड़ी चीज है, जिनके मतलब कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे वो आपकी सब चीज पूर्ण करते हैं। तो समझ नहीं आ रही कि कैसे आपको क्या क्या बताएं, कितने सत्संग हो जाते हैं, इतनी चीजें आप गुरुजी के बारे में बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि छोटी छोटी बात। जब महासमाधि के बाद भी, मतलब मैं अभी सामने शिव जी की मूर्ति देख रही हूँ और मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन ऐसे ही मंदिर दर्शन करने गई तो मेरे तब ये इतने सब श्रृंगार होता नहीं था, कपड़े वैसे नहीं होते थे, एक स्टूल पे रखी होती थी मूर्ति, और मंडे को हम लोग सब जाके इकट्ठे इसकी सफाई करते थे। तो मेरे को ऐसे ही मन में आया कि मैं ना नीचे यहाँ पर एक कोई टेबल कवर बिछाना चाहती हूँ। तो मैंने एक टेबल कवर लिया, बड़ा अच्छा था। तो मैंने सिंगला आंटी को मैंने ऐसे ही बोला, मैं कि अगर आप ठीक समझो तो ये उसके नीचे बिछा, आपको पता है ना मना किया हुआ है, आप क्यों लेके आए हो? चुप, ठीक है, जो गुरुजी की इच्छा। आप मानोगे नहीं, अगली बार मैं गई हूं तो वही टेबल कवर वहां बिछा हुआ था। कैसे उन्होंने सब चीज मानते हैं, सब चीज मानते हैं। एक सत्संग जो मैं वैसे कभी शेयर नहीं किया, पर आज मन हो रहा है कि शेयर कर दूं। एक बार मैं और अंजलि आंटी, हम लोगों का बहुत मन हुआ कि गुरुजी की महासमाधि हो गई है तो हम सुबह सुबह जाएंगे, 4 बजे जाके मत्था टेक के आएंगे। सुबह वो आई नहीं, 4 के 5 बज गए। हम लोग गए वहां पर बड़े मंदिर, तो वहां पर आंधी तूफान आया हुआ था। तो तब इन्होंने बापूजी ने वो जोत जलवाई हुई थी वहां पर नई। तो मैं कहूँ जोत तो दिख नहीं रही, पता नहीं क्या है। हम लोग इधर उधर घूम घाम के आए, फिर जाके बड़े मंदिर में बंद था, जाके देखा तो वहां जोत पड़ी हुई थी। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी, और जैसे ही हम लोग घुस रहे थे ना तो बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी, कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। मैं कि ये क्यों हो रहा है? यहाँ तो मोर बोलते हैं, यहाँ क्यों ऐसे हो रहा है? एनीवे, मन में वहम नहीं लाना, कुछ नहीं। हम लोग गए आपस में, जो मेरे साथ अंजलि आंटी गई हुई थी वो पीछे को गई, मैं आगे। अंदर माली भैया आए, उन्होंने मेरे को कहा अच्छा तो अंदर खोल देता हूँ, चल के मत्था टेक लो। अंदर मत्था टेकने गई, वो किसी कारण आंधी आई होगी, जोत बुझी होगी, तो गुरुजी ने जोत जलवानी थी। वो गुरुजी ने मेरे को सेवा दी, वो जोत जली। फिर मैंने झाड़ू लगाया वहाँ समाधि के सामने, वहाँ पोछा लगाया, फिर वहाँ जोत रखी और मत्था टेका, और एकदम से मोर बोलने की आवाज आई। और ये गुरुजी कैसे कैसे उन्होंने क्यों बुलाया था इतने बजे, और क्या करवाना था, और क्या उन्होंने करना था, ये वही जानते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। कुछ और बोलूं? जी आंटी, अगर आप सत्संग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कीजिए। बहुत ही प्यारे सत्संग कर रहे हैं आप, और बहुत ही मन लग रहा है सत्संग सुनने में। तो अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ गुरुजी, 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 क्या क्या आपको बताऊं गुरुजी के बारे में, क्या क्या उन्होंने, कहाँ तक उन्होंने मेरे को ले आए हैं और कैसे आगे। बस यही है कि गुरुजी सारी संगत, आप अब पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हो, कैसे कैसे आप सबके ब्लेसिंग्स दे रहे हो, बस सबको सही रास्ता दिखाते जाओ। देखो ये है कि वो हमारी सोल को अपलिफ्ट करते हैं गुरुजी। वो कहते थे कि वड्डी चीज कोई नहीं मांगता, हमेशा यही कहते थे, वड्डी चीज कोई नहीं मांगता। वड्डी चीज की हैगी, वड्डी चीज तुसी गुरु ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੋ और गुरु ਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाओ। गुरु क्वेश्चन मत करो और वही नम्रता से रहो। और वो जब भी आप वो 4-5 सीढ़ियां चढ़ते हो बड़े मंदिर की, बस ये बोला करो कि गुरुजी इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आप ले लो। बस वो आप देखो कि पूरा उसी में होती है।
वो आपको लेके जाते हैं उसमें। और हर एक के अपने अपने सत्संग हैं, हर एक के अपने अपने कनेक्शन है, किस सोल का किस लेवल पे हम लोग हैं, कैसे उन्होंने मोक्ष क्या होता है जब हम उस ज्योत में मिल जाते हैं। उन्होंने मांझना तो है ही ना। गुरुजी ने हमें अगर तकलीफ दे रहे हैं तो वो शक्ति भी वही देते हैं। बस उनकी रजा में रजा रखो और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी आप बस सबको आगे बढ़ाओ और सबको सद्बुद्धि दो, और हमारे से भी कोई गलतियां हो तो प्लीज माफी दो और हमको बस सही सही रास्ता दिखाओ। और गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं उससे ज्यादा मेरे से कुछ कहा नहीं जा रहा। थैंक यू गुरुजी।